हेलो दोस्तों, कैपिटल क्लासेस पर आप सभी का स्वागत है और आई होप आप सभी अपने घर पर बिल्कुल ठीक होंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हमने पिछली दो लास्ट वीडियो जो थी उनमें हमने आपको कंटेम्प्रेरी इंडिया का जो फर्स्ट यूनिट से उसमें हमारे 3 ही टॉपिक है फर्स्ट यूनिट में, तो हमने वो 2 टॉपिक आपको कंप्लीट करा दिए हैं और अब हमारा लास्ट टॉपिक रह रहा है इसमें, जिसको हम बोलते हैं मध्यकालीन शिक्षा या मुस्लिम शिक्षा। ठीक है, इनके एक ही मतलब है। तो इसमें देखते हैं इसकी विशेषताएं। तो क्वेश्चन आपसे जो एग्जाम में किस टाइप से पूछा जा सकता है, और ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है। मुस्लिम शिक्षा की मुख्य विशेषताओं का उल्लेख कीजिए तथा इसके गुण व दोष लिखिए। इसके बाद इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, मध्यकालीन शिक्षा या मुस्लिम कालीन शिक्षा की प्रमुख विशेषताएं। भारत में इस्लामी शिक्षा की क्या विशेषताएं थी। ठीक है, क्योंकि आपको पता है मुस्लिम काल को ही या मुस्लिम को ही इस्लाम बोलते हैं, इस्लाम धर्म से जुड़े हुए लोग होते हैं जो मुस्लिम शिक्षा की महत्वपूर्ण विशेषता है। ठीक है, तो इनका एक ही मतलब है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। तो इसमें देखते हैं क्या क्या विशेषताएं थी। तो सबसे पहले एक ब्रीफ थोड़ा सा हमको इसको इंट्रोडक्शन लिखना होता है कि मुस्लिम पीरियड हमारा है क्या या मुस्लिम शिक्षा क्या है। मुस्लिम शासकों द्वारा भारत पर शासन स्थापित कर लेने के परिणाम स्वरूप प्राचीन भारत शिक्षा पद्धति का ह्रास होने लगा था। ठीक है, तो ये यहाँ पर क्या इसमें बताया गया है, इसमें बताया गया है कि जैसे ही जब मुस्लिम काल भारत में आया, ठीक है, क्योंकि मुस्लिम धर्म भारत में तो था नहीं, ये अफ़गानिस्तान से या काबुल सॉरी अफ़गानिस्तान में, तो वहाँ से जब बाहर की संस्कृति से भारत में लोग आए, सबसे पहले मोहम्मद बिन कासिम जो 712 ईस्वी में भारत में आए थे, तो उनके द्वारा धीरे धीरे यहाँ पर मुस्लिम आने लगे और यहाँ पर एक उनकी सत्ता कायम हो गई। और आगे तो आपको पता ही है, वो कई वर्षों तक उन्होंने यहाँ पर राज किया। ठीक है, तो इसमें ये क्या कह रहे हैं कि जैसे ही मुस्लिम शासक भारत पर शासन स्थापित होने लगा, ठीक है, तो प्राचीन भारतीय संस्कृति पद्धति का ह्रास होने लगा था। ठीक है, प्राचीन भारतीय संस्कृति क्या थी, जो हमने आपको पिछली लास्ट वीडियो में पढ़ा है, वैदिक सभ्यता वगैरह थी। ठीक है, इसके बाद है मुस्लिम शासक अपने साथ एक नवीन संस्कृति, ठीक है, एक नवीन धर्म और आदर्श लाए थे। ठीक है, क्योंकि उनका धर्म बिल्कुल विपरीत था, तो वो अपने साथ लेके आए थे। अपने शासन को सुदृढ़ करने के लिए उन्होंने स्वयं के मुस्लिम धर्म एवं इस्लामी ज्ञान व संस्कृति का प्रचार करने के लिए समर्पित कर दिया। ठीक है, तो मुस्लिम लोग सबसे ज़्यादा जो अपने धर्म का प्रचार और प्रसार करते थे, उन्होंने यहाँ पर भी स्टार्टिंग कर दी थी इसकी। इनके द्वारा इस दिशा में किए गए प्रयासों के परिणाम स्वरूप देश में कई नई शिक्षा व्यवस्था अंतर्गत, ठीक है, क्योंकि जब मुस्लिम आए तो उन्होंने अपने धर्म किया, तो उन्होंने अपनी शिक्षा का भी यहाँ पर विस्तार किया और प्रचार और प्रसार किया। तो इनकी पद्धति की विशेषताएँ थी। अब इसकी पद्धति की हम विशेषताएँ देख लेते हैं। पहले आप लिख सकते हैं, वो विशेषताएँ थी हमारी बिस्मिल्लाह रस्म। ठीक है, सबसे पहली विशेषता है ये, और ये आपसे जो है शॉर्ट में भी पूछा जा सकता है, तो इसलिए आप इसको तो बिल्कुल अच्छे से करें। ठीक है, ये क्या थी बिस्मिल्लाह रस्म, तो मैं फिर से रिपीट करूँ, ये आपको शॉर्ट में भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो मुस्लिम शिक्षा का प्रारंभ बिस्मिल्लाह रस्म से होता था। ठीक है, मुस्लिम शिक्षा की जो भी स्टार्टिंग होती थी, जैसे हमने आपको उसमें पढ़ाया था वैदिक सभ्यता में पबजा, और वो था उपनयन संस्कार। ठीक है, तो वो तो हिंदू धर्म के लिए, ये था मुस्लिम धर्म के लिए। बिस्मिल्लाह रस्म वैदिक काल के उपनयन संस्कार, ठीक है, देखिए ये बता दिया है, और बौद्ध काल के पबजा संस्कार से मिलती जुलती थी। इसमें बालक की आयु 4 वर्ष 4 माह और 4 दिन की हो जाने पर उसे नए कपड़े पहनाकर, ठीक है, जैसा कि आपको उपनयन में क्या था, पीले कपड़े पहनाए जाते थे हिंदू धर्म में, तो यहाँ पर क्या था, इसमें बच्चे को जब बच्चा 4 वर्ष और 4 माह और 4 दिन का हो जाता था, तो उसे नए कपड़े पहनाकर मौलवी साहब, मौलवी क्या होते हैं, जैसे हमने उसमें आपको बताया था, जैसे उसमें टीचर होते हैं हिंदू धर्म में, या आप कह सकते हैं गुरु जो होते थे, तो ये यहाँ पर गुरु के लिए है, तो मौलवी साहब के यहाँ ले जाते थे। यहाँ पर बालक को मौलवी साहब के द्वारा उच्चारित कुरान की कुछ आयतें, जैसे हमारे धर्म में क्या था, हमारे उसमें कुछ संस्कृत के श्लोक होते थे, यदि बालक उन आयतों को नहीं दोहरा पाता था तब बिस्मिल्लाह शब्द कहना ही पर्याप्त समझा जाता था। बालक की औपचारिक पढ़ाई शुरू हो जाती थी। मौलवी साहब को कुछ नजराना देकर बालक को मकतब में प्रवेश दिलाया जाता था। ठीक है, मकतब क्या था, जैसे कि हमने
अपने वैदिक सभ्यता में पढ़ा है कि मठों में जो है शिक्षा दी जाती थी। तो इसी टाइप से मुस्लिम धर्म में यहाँ पे मकतब थे। अब सेकंड शिक्षा देख लेते हैं, सेकंड विशेषता देख लेते हैं। सेकंड विशेषता थी हमारी शिक्षा संस्थाएं। तो शिक्षा की संस्थाएं कैसी थी यहाँ पर, तो यहाँ पे बेसिकली मदरसे मकतबे ये थे दो, ठीक है। आप इसको बना के भी लिख सकते हैं, बाकी मैं इसमें दिखाई देता हूँ। पाठ्यक्रम कैसा था, पाठ्यक्रम तो पाठ्यक्रम उनका था मुस्लिम धर्म से जुड़े हुए, ठीक है। मकतबों में दिए जाने वाला प्रारंभिक शिक्षा के अंतर्गत शिक्षा को लिखना, पत्र व्यवहार, साधारण गणित, अरबी फारसी की, ठीक है, अरबी फारसी इसमें मेन थी। इसके बाद है इस्लाम धर्म का ज्ञान देकर तथा कुरान को कंठस्थ कराकर छात्रों में धार्मिक और नैतिक उपचार से संबंधित प्रकृति का विकास किया जाता था। तो ये जो सबसे ज़्यादा मुस्लिम धर्म में जो है अपने धर्म का प्रचार और प्रसार पर ये ध्यान देते थे, ठीक है। मदरसों में प्रदान की जाने वाली उच्च शिक्षा के संपूर्ण पाठ्यक्रम, ठीक है, मदरसों में जो है उच्च शिक्षा प्रदान की जाती थी। दो भागों में इसको बांटा था उन्होंने, धार्मिक और लौकिक। धार्मिक क्या था, उसमें अपने धर्म का प्रचार करना उसको अच्छी तरह से समझना। और लौकिक क्या थी, लौकिक जैसे आपका व्यवसाय से संबंधित थी, ठीक है। इसके बाद देते हैं हमारी शिक्षण पद्धतियाँ। तो मुस्लिम धर्म में शिक्षण पद्धतियाँ उस टाइम पे कौन कौन से प्रयोग की जाती थी। तो सबसे पहले तो इसमें थे मौखिक थी, मौखिक विद्या, क्योंकि उस टाइम पे जो है कागज़ कलम का ज़्यादा प्रयोग नहीं होता था, तो उनको बच्चों को रटा दिया जाता था, ठीक है। रटने तथा स्मरण, बस उनको जैसे उनके श्लोक होते हैं मतलब संस्कृत में, तो इसमें भी उनको वो रटा दिया जाता था मुस्लिम धर्म में भी, जो उनके आयत की कुरान की आयतें हैं, ठीक है। व्याख्यान थी, व्याख्यान वही होता है मुँह से जो बोलते हैं, मतलब प्रश्नोत्तर होता था, क्वेश्चन आंसर, वाद विवाद विधियों का प्रयोग किया जाता था, ठीक है। इस टाइम पे जो कागज़ और कलम का ज़्यादा प्रयोग नहीं था, इस वजह से ये विद्या हमारी प्रयोग में थी। राज दरबारों में महत्वपूर्ण विषयों पर शास्त्रार्थ भी कराया जाता था। शिक्षा अरबी फारसी के माध्यम से दी जाती थी, कि दो भाषाएं थी, अरबी और फारसी। बाद में प्रारंभिक शिक्षा में उर्दू के माध्यम से प्राप्त की जाने लगी, ठीक है। बाद में जो है प्रारंभिक शिक्षा उर्दू के माध्यम से होने लगी। अब इस नेक्स्ट हमारी विशेषता आती है गुरु शिष्य संबंध। मुस्लिम काल में गुरु शिष्य संबंध बहुत घनिष्ठ थे, जैसा कि वैदिक सभ्यता में, ठीक है। शिक्षकों को समाज में अत्यंत सम्मानीय स्थान दिया जाता था। शिक्षकों को वेतन बहुत कम मिलता था, फिर भी उन्हें सभी स्थानों पर बहुत सम्मान, ठीक है। तो ये तो आप सभी को पता होगा कि पहले टाइम में टीचरों को जो है बहुत ज़्यादा सम्मान मिलता था। बेशक उनकी सैलरी कम थी या उनको और भी कुछ रुपए पैसे बहुत कम मिलते थे, लेकिन उनके जो है एक सम्मान की दृष्टि से देखा जाता था टीचर को। अब इसके बाद आती है नेक्स्ट विशेषता हमारी अनुशासन, दंड एवं पुरस्कार। मुस्लिम काल में छात्र अत्यधिक अनुशासित रहते थे, ठीक है। नैतिक व व्यवहारिक शिष्टाचार, आत्म अनुशासन और विनयशीलता सभी छात्रों के लिए अनिवार्य थी, ठीक है। नैतिक एवं व्यवहारिक शिष्टाचार क्या था, मतलब अपने गुरुओं का या अपने, इसमें मुस्लिम धर्म में क्या कहते हैं, आपको दिख रहा होगा ये रहा मौलवी साहब को मतलब शिष्टाचार, मतलब उनको सुबह सुबह जैसे उसमें बोलते हैं उनको प्रणाम, तो हिंदू धर्म में होता है तो वो बोलते हैं अस्सलाम वालेकुम वगैरह करना। और आत्म अनुशासन एक अनुशासन था। विनयशीलता मतलब सब में काइंडनेस की एक प्रवृत्ति थी, सब दयालु थे। इसका मतलब ये अनैतिक आचरण करने पर, झूठ बोलने पर, दैनिक पाठ याद न करने पर, अशिष्ट आचरण करने वाले छात्रों को कठोर शारीरिक दंड भी दिया जाता था। तो पहले समय में जो है सभी छात्रों को कठिन दंड दिए जाते थे, ठीक है। शिक्षक छात्रों को अपनी इच्छा अनुसार दंड देते थे, उसमें किसी का कोई हस्तक्षेप नहीं होता था। इसके में आप इसके एग्जाम्पल भी देख सकते हो, यहाँ पर दिए हुए हैं। लात घूसे, कोड़े लगाने, उठक बैठक कराना, खड़ा करना, मुर्गा बनाने जैसे दंड दिए जाते थे, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है आपकी स्त्री शिक्षा विशेषता। तो इस टाइम पे स्त्री शिक्षा कैसी थी, मुस्लिम काल में स्त्री शिक्षा उपेक्षित थी, मतलब कि बहुत कम थी। मुस्लिम काल में महिलाओं में पर्दा प्रथा का प्रचलन होने के कारण, ठीक है, जैसा कि आज भी हमको देखने के लिए मिलता है, लेकिन आज उस हद तक नहीं है। स्त्री शिक्षा का विकास बहुत कम था।
कम आयु की लड़कियां मकतबों में जाकर प्रारंभिक शिक्षा ग्रहण कर लेती थी, लेकिन उच्च शिक्षा घर पर ही ग्रहण करने की व्यवस्था थी। इसलिए उच्च शिक्षा में केवल शाही तथा धनी परिवारों तक ही सीमित थी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि मुस्लिम धर्म में जो है पर्दा प्रथा तब भी प्रचलित थी और आज भी स्टार्टिंग से, ठीक है, चली आ रही है। तो उस टाइम पे जो है जो कम आयु की जो लड़कियां होती थी वो मकतबों में तो प्रारंभिक शिक्षा ले लेती थी, लेकिन उनको उच्च शिक्षा नहीं दी जाती थी। उच्च शिक्षा जो है केवल वही प्राप्त कर पाती थी जो कि जैसे कि आपके बड़े बड़े परिवारों से, जैसे राजा वगैरह की लड़कियां होती थी, ठीक है। तो उनकी एक शिक्षा तो स्त्री शिक्षा जो यहाँ पर सीमित थी बिल्कुल। अब आती है आपकी व्यावसायिक शिक्षा। व्यावसायिक शिक्षा क्या थी? मुस्लिम काल में शासकों द्वारा हस्तकला मतलब हाथ से जो बनाते हैं, जैसे टोकरियाँ वगैरह बनाना, ललित कला, वास्तुकला, जैसी वास्तुकला होती है आपके धर्म वगैरह से जुड़े हुए, उनको सबको प्रोत्साहित किया जाता था। मुस्लिम काल में नक्काशी, दस्तकारी, पच्चीकारी, हाथीदांत, मलमल आदि कौशल कला से संबंधित कार्य थे, ठीक है। दस्तकारी मतलब जो जैसे कि अपने हाथ से होते हैं, जैसे कि बिल्डिंग तो नहीं कह सकते, हाँ, मतलब इमारतों में जो अच्छे अच्छे डिज़ाइन है, जैसे कि आप आज भी एग्जांपल देखिए, जैसे कि ताजमहल मुस्लिम काल की ही एक देन है। तो इस टाइप के आप व्यवसाय से रिलेटेड काम कराए जाते थे। इसलिए इन कलाओं में दक्ष कारीगरों के साथ साथ काम करके छात्र इन कलाओं का परीक्षण करते थे। अब नेक्स्ट आती है आपकी सैनिक शिक्षा। इसमें क्या था? मुस्लिम काल में शासकों को अपने शासन की रक्षा के लिए निरंतर युद्ध करने पड़ते थे, क्योंकि उस टाइम में ये भारत में रह रहे थे। तो यहाँ पर वहाँ के जो भारत के और भी जो हिंदू धर्म के राजा थे ये, तो वो भी यहाँ पर आक्रमण, जैसे अंग्रेज वगैरह से इनके आक्रमण होते रहते थे। इसलिए इस काल में सैनिक शिक्षा का भी पर्याप्त विकास हुआ। छात्रों को निपुण योद्धाओं के द्वारा तीरंदाजी, घुड़सवारी, युद्ध संचालन तथा अस्त्र शास्त्रों का परीक्षण दिया जाता था, ठीक है। तो दोस्तों मैंने आपको 9 विशेषताएं कराई है। आपको इनमें से कोई भी 6 से 7 विशेषताएं बिल्कुल रेडी रखनी है, जिससे कि आप एग्जाम में इनको लिख सको। अब नेक्स्ट हमारा इसके बाद आता है कि हमारी आधुनिक शिक्षा जो इस टाइम पे चल रही है, उसमें हम जो किन किन तत्वों को या किन किन विशेषताओं को मुस्लिम पीरियड से ले सकते हैं। दोस्तों याद रखना, इसको मुस्लिम पीरियड या मध्यकालीन काल भी कहते हैं, ठीक है। तो हम कौन कौन सी विशेषताएं ले सकते हैं? सबसे पहली है निःशुल्क शिक्षा। तो मुस्लिम पीरियड में जो शिक्षा थी बेसिकली निःशुल्क दी जाती थी प्राथमिक लेवल पर। आप यहाँ पर देख सकते हैं निःशुल्क शिक्षा। तो आज के टाइम में हम निःशुल्क शिक्षा को अपनी शिक्षा पद्धति में ले सकते हैं। हालांकि ये है, पर लेकिन उस लेवल पर अभी नहीं है। जैसा कि हम आगे अगर जाते हैं तो अभी भी हमारे यहाँ पर प्राइवेट कॉलेजों का ज़्यादा यहाँ पर वो चलता है, ठीक है। दूसरी व्यवस्था है हमारी व्यवहारिक शिक्षा। तो एक व्यवहारिक शिक्षा ऐसा तत्व है या विशेषता है जिसको हम आज के युग में अपनी शिक्षा में ले सकते हैं, क्योंकि आज का हमारा जो ज्ञान है मोस्टली देखा जाता है वो किताबी ज्ञान हो गया है, व्यवहारिक ज्ञान नहीं है, ठीक है। व्यवहारिक क्या होता है? प्रैक्टिकल से जोड़ना हर शिक्षा को, ठीक है। शिक्षक की स्थिति में उन्नति, ठीक है। आधुनिक भारत में शिक्षक की स्थिति निम्न से निम्नतर होती चली जा रही है, ठीक है। तो ये क्या कहना चाह रहे हैं कि बुरी से भी बदतर हो गई है। इसके लिए आंशिक रूप से शिक्षक पर मुख्य रूप से समाज और राज्य उत्तरदायी है। इसका कारण यह है कि ना तो शिक्षक को समाज में सम्मान प्राप्त है और न ही राज्य का संरक्षण, ठीक है। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है आज की, क्योंकि आज जो है टीचर को इतना सम्मान नहीं मिलता जितना कि प्राचीन समय में मिलता था। अतः आवश्यक है कि समाज और राज्य दोनों ही उसके प्रति अपने दृष्टिकोण को परिवर्तित करे, उसकी स्थिति को समुन्नत बनाने में उद्योग करे, ठीक है। मुस्लिम युग में शिक्षक को छात्रों की भक्ति, समाज का सम्मान, राज्य का संरक्षण प्राप्त था, ठीक है। तो ऐसा ही होना चाहिए आज के टाइम में भी। तो इसको हम ले सकते हैं, आज की शिक्षा में जोड़ सकते हैं। इसके बाद आता है हमारा व्यक्तिगत संपर्क, इंडिविजुअल कॉन्टैक्ट। ये क्या था? मुस्लिम युग के अधिकांश मदरसों में शिक्षक और छात्र साथ साथ रहते थे, फलस्वरूप उनमें व्यक्तिगत संपर्क स्थापित हो जाता था। इस संपर्क के माध्यम से शिक्षक छात्रों में विशिष्ट गुणों का समावेश करते थे। इसका मतलब क्या है? प्राचीन काल में जो जैसे
वैदिक सभ्यता में गुरुकुल थे और मुस्लिम पीरियड में मदरसे मकतबे थे। ठीक है, तो छात्र जो है गुरु के पास ही रहकर वहीं पर शिक्षा ग्रहण करते थे। तो इस टाइप से हम आज के टाइम में भी ले सकते हैं, जैसे कि हॉस्टल वगैरह होते हैं। इसके बाद है धार्मिक व लौकिक शिक्षा का समन्वय। तो हमारी जो धार्मिक शिक्षा है और जो लौकिक की मतलब जो हमारी सामाजिक शिक्षा है, उन दोनों को हमें एक कॉम्बिनेशन होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं है कि खाली से आपको धर्म की शिक्षा दी जाए या खाली व्यवहारिक दी जाए। ये अगर मनुष्य का जो एक संपूर्ण विकास है उसके लिए दोनों शिक्षा का समन्वय होना चाहिए।